हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको पूरे कंप्लीट मैथ से 20 क्वेश्चन करवाऊंगा और ये आपको एज ए मॉक टेस्ट लगा सकते हो ताकि आपका पूरे मैथ का एक साथ रिवीजन हो सके। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स रेसो वाई दे रखा है। ठीक है, एक्स रेसो वाई कितना दे रखा है? 5:3। ठीक है, आगे y रेसो z दे रखा है। y रेसो z कितना दे रखा है? 2:5। ठीक है, और हमें क्या बताना था? x रेसो z की वैल्यू बतानी थी। ठीक है, तो दोस्तों इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन बताता हूं आपको। इसको ऐसे लिखो, x y z। ठीक है, x रेसो y कितना है? 5:3, यानी x और y का रेशो कितना है? 5:3। y रेशो z कितना है? 2:5, यानी y का और z का, इसको ऐसे लिखो, y का 2, z का 5। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? साथ वाला नंबर रिपीट करना। जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 ही लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 लिखना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? इनकी मल्टीप्लाई, यानी 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 5 दिए 15। ठीक है, यहां से आपके पास क्या आ गया? एक्स रेसो वाई रेसो जेड, यानी आपके पास तीनों का रेसो आ गया। और आपसे जो भी पूछा आप आसानी से बता सकते हो। हमसे क्या पूछा था? एक्स रेसो जेड पूछा था, यानी एक्स कितना है? 10 और जेड कितना है? 15, यानी एक्स रेसो जेड कितना है? 10:15। 5 से काटेंगे कितना आएगा? 2:3, यानी हमारा जो आंसर था वो कितना था? 2:3 था। तो आपको ये तरीका कैसा लगा आपको ये बताना है। हमें एक्स रेसो वाई दे रखा था, वाई रेसो जेड दे रखा था, एक्स रेसो जेड निकालना था। हमने एक्स वाई जेड को ऐसे लिखा, एक्स रेसो वाई दे रखा था तो हमने यहाँ पे क्या किया? साथ वाला नंबर रिपीट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा था? 2:5, तो यहाँ पे क्या कर दिया? साथ वाला नंबर रिपीट कर दिया, फिर इनकी मल्टीप्लाई किया, हमारे पास तीनों का रेशो आ गया। ठीक है, अब हमें जो भी पूछा एग्जाम में, एक्स रेसो वाई पूछे, सॉरी एक्स रेसो वाई तो दे रखा था, एक्स रेसो जेड पूछा था, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों, ये वीडियो आप एज ए मॉक टेस्ट समझिए। आप एक साथ पूरे मैथ का रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास समय कम बचा है, तो हमको ये यही तरीका बेस्ट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इन एन एग्जामिनेशन 15% स्टूडेंट है फेल हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी है। 15% स्टूडेंट क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं किसी एग्जाम में। और इसने बोला अगर 1500 स्टूडेंट अपीयर होते एग्जाम में तो हमें बताना था कितने पास हुए। ठीक है, यानी 15% तो फेल हो गए। ठीक है, और पास कितने हुए? 85%। और टोटल कितने कैंडिडेट थे? 1500। तो हमें 85% की वैल्यू निकालनी थी, तो हम 85% की आसानी से निकाल सकते हैं, यानी 1500 का 85% निकालना था हमें। ठीक है, 1500 का 85% निकालना था। यहां से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 15×5 = 75, 7×15 = 120 और 7 127, यानी 1275 कैंडिडेट ऐसे थे जो पास हुए। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन था। बस आपको परसेंटेज की थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए थी, आप आसानी से निकाल सकते थे। और ये दोस्तों सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से उठाए, लेकिन प्रीवियस ईयर में भी जो इंपॉर्टेंट थे वही मैंने इसमें कवर किए है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। एक फल विक्रेता ने मतलब 5 रुपए के 6 केले खरीदे। ठीक है, 6 बनाना उसने खरीदे, तो उसने क्या किया? 3 रुपए में कितने बेच दिए? 4, यानी उसने खरीदे तो क्या? 5 रुपए के 6 केले और बेचे किस हिसाब से? 3 रुपए के 4 केले। ठीक है, तो दोस्तों एक कॉमन सेंस की बात है, अगर
कोई भी हम बिजनेस करते हैं, केले बेचते हैं या आम बेचते हैं, कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट है, अगर हम जितना खरीदेंगे उतना ही बेचेंगे, ठीक है। तो या फिर हम, ऐसा हो सकता है कि आपने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी, आपने वो 120 की बेच दी या फिर 80 की बेच दी, तो यानी या तो पैसे इक्वल हो, ठीक है, या फिर जो प्रोडक्ट है वो इक्वल हो। तो यानी हमने, इसने यहाँ पे 6 केले खरीदे और इसने बेचने का रेट बता दिया 4 केले का, यानी हमें सबसे पहले तो ये इक्वल करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जितने खरीदेगा उतने ही बेचेगा, तभी हम प्रॉफिट लॉस बता सकते हैं, ठीक है। तो इनको बराबर करते हैं, यानी इनको 12 बना देते हैं, ठीक है, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 10 रुपए के 12 केले इसने खरीदे, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9, 9 रुपए के 12 केले इसने बेच दिए, ठीक है। यानी 12 केले खरीदे कितना के 10 के, 12 केले बेचे कितना के 9 के, ठीक है। यानी 1 रुपए का लॉस, 1 रुपए का लॉस कितने पे, 10 रुपए पे, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो यहां से कितना आएगा 10%, यानी उसको 10% का लॉस हुआ, ठीक है। तो इसमें जो समझने वाली बात क्या थी, या तो हम पैसों को इक्वल करें, ठीक है, तो आप यहां से पैसों को भी इक्वल कर सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके, तब भी हमारा आंसर 10% लॉस ही आएगा, ठीक है। या फिर आप बनाना, मैंगो, जो भी है, जो भी प्रोडक्ट है उसको इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं था इसमें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए एक काम को 15 दिनों में करता है, यानी ए है, ये एक काम को 15 दिन में करता है, ठीक है, 15 डेज, और बी उसे 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। बी है, उसको 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ उस काम को करते हैं, यानी वो दोनों मिलके 4 दिन तक काम करते हैं, तो हमें क्या बताना था, तो काम का कितना भाग शेष रह जाएगा, ठीक है। यानी ए ने 15 दिन लिए काम में, इसने 20 दिन लिए, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 15 और 20 का 60, ठीक है। तो इसका पर डे काम कितना हुआ, 4 यूनिट, 15 चौके 60, और इसका 20 या 60, यानी 3 यूनिट, ठीक है। यानी एक दिन में ये 4 यूनिट काम करता है, ये 3 यूनिट काम करता है, और ये 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, यानी दोनों ने मिलके कितना, 7 यूनिट काम किया, ठीक है। दोनों मिलके 7 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, और इन्होंने 4 दिन में कितना काम कर दिया, 7 चौका 28 यूनिट, यानी 28 यूनिट काम कर दिया इन्होंने। टोटल काम कितना था 60, 28 कर दिया, कितना बचा 32 यूनिट। कितने में से बचा, टोटल कितना था 60 यूनिट, ठीक है। तो 4 से काटेंगे कितना आएगा, 4 अट्ठा 32 और यहाँ पे 15, यानी 8/15। जो हमारा काम शेष था वो कितना है, 8/15, यानी 15 में से 8 काम बचा हुआ है अभी हमारा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए 8/15 दे रखा था। तो आपको ये सिंपल सा था, सबसे पहले एलसीएम लेना है, आपने पर डे काम निकाल लिया, और ये निकाल लिया कितना काम हो चुका है, तो हमें ये बताना था कितने पार्ट काम बचा हुआ है। तो बचा हुआ पार्ट कितना था 32, टोटल काम कितना था 60, तो 32/60 8/15, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर n, 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमें n की पावर n की पावर n बताना था, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करके सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको अपना स्कोर बताना है कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन किए। तो देखो दोस्तों ये क्या है, आपको क्या ऑब्जर्व किया इसमें, 2 की पावर n, इसमें क्या 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यहां पे एक पावर कम है,
अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल लें तो क्या आएगा, कम वाला ही आएगा आगे, यानी 2 की पावर n-1 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, n-1 तो 12 आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, n मतलब एक पावर ही बची, यानी 2 की पावर 1 यहाँ पे बच गया, वो यहाँ पे आ गया, माइनस 2 की पावर n-1 12 आ चुका है, यानी यहाँ पे क्या बचा 1। ठीक है, तो इसको सोल्व करें क्या आएगा, यहां से 1 बचेगा, यानी 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू क्या है 4। ठीक है, तो यहां पे n-1 की वैल्यू कितनी आई, n-1 की वैल्यू कितनी आई 2, n की वैल्यू कितनी आई 2 + 1 3, यानी हमारे पास n की वैल्यू आ गई, और हमसे क्या पूछा था n रेज पावर n, यानी 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना होता है 27। ठीक है, यानी जो हमारा राइट ऑप्शन था 27 था, 27 इसका राइट आंसर था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बस यहाँ पे क्या करना था, हमने ये देखना थी कॉमन क्या आएगा, कॉमन हमेशा छोटी पावर आएगा, क्योंकि 2n-1 हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से एक पावर बची और यहाँ से 1 बचा। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें क्या करना था, एलसीएम निकालना था, 2/3, 4/9, 5/6। ठीक है दोस्तों, आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना था, एलसीएम निकालना था। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये क्या है, फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है जो ऊपर वाले नंबर है। ठीक है, एलसीएम लेना ऊपर वाले नंबर का 2 4 5, और डिवाइड किससे करना है, एचसीएफ से 3 9 6, यानी नीचे वाले नंबर का एचसीएफ, यानी ऊपर वाले नंबर का एलसीएम, नीचे वाले नंबर का एचसीएफ, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल एलसीएम आ जाएगा। और अगर आपको फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना पड़े तो क्या करना है आपको, अगर आपको एचसीएफ निकालना पड़े तो उस केस में क्या करना है, आपको ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ लेना है, नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेना है, तो हमारे पास फ्रैक्शन का एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम है 2 4 5, एलसीएम कितना आएगा, तो 20 आएगा। यहाँ पे एलसीएम कितना आया 2 4 5 का 20, और यहाँ पे एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इनमें कॉमन क्या है, कॉमन कितना है इनमें 3, तो यानी 20/3 इसका राइट आंसर था, और जो एलसीएम था इस फ्रैक्शन का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। हमें जो चीज निकालनी है, यानी एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ निकालना है, जो फ्रैक्शन दे रखा ऊपर वाले नंबर का वही पहले रखना है, यानी यहाँ पे एलसीएम निकालना था। ठीक है, तो हमें सबसे ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकालना, नीचे वाले नंबर का एचसीएफ निकालना, और दोनों को डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया, एलसीएम मिल गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है या फिर फास्ट लग रहा है तो आप अपने हिसाब से स्पीड सेट कर सकते हो, यूट्यूब ने काफी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कमला गोट मैरिड 6 ईयर अगो, यानी कमला की शादी क्या होती है, कमला की शादी 6 वर्ष पहले होती है। ठीक है, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 है, यानी ये कमला है, उसकी जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है, और जो मतलब विवाह के समय है मैरिड थी वो, उस समय एज थी 5/4 है, यानी ये 5 है और ये 4 है। ठीक है, यानी जब उसकी शादी हुई उस समय क्या थी वो, उसकी एज 4 थी, और जो प्रेजेंट है उसकी 5 थी, मतलब ये रेशो है, एग्जैक्ट एज नहीं है। तो उसने क्या बोला, कमला हुआ 6 वर्ष पहले हुआ था, यानी यहाँ पे गैप कितना है 1 का, और इसने बोला कितना, शादी कितने साल पहले हुई 6 वर्ष पहले, यानी जो 1 की वैल्यू कितनी है वो 6 है, तो यानी हमें इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, और यहाँ पे 24। देखो ये रेशो दे रखा था 5/4, यहाँ पे गैप कितना है 1 का,
यानी एक रेशो की वैल्यू किसके इक्वल है, इसने 6 साल पहले बोला शादी हुई है, यानी एक रेशो की वैल्यू 6 है, तो 5 की कितनी होगी 30, और 4 की कितनी होगी 24। यानी जब उसकी शादी हुई तो उसकी एज कितनी थी 24 साल, और जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 30 साल। ठीक है, तो इसने क्या पूछा है, कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10वां हिस्सा है। ठीक है, जो कमला की प्रेजेंट एज है 30 साल, और उसके पुत्र की एज, ठीक है, 1/10वां, यानी 3 साल का वो, इसकी 30 साल है तो उसकी 3 वर्ष हो गई। ठीक है, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु बतानी थी और हमें यही बताना था। ठीक है, तो यानी उसके सन की एज बतानी थी हमें, तो उसके सन की एज कितनी आएगी, इसका 10वां हिस्सा, ठीक है, यानी 3 साल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं काफी आसान क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। एट विच रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली, इसने क्या दे रखा है, सीआई दे रखा है 1200 रुपए। ठीक है, हमें क्या बताना था, रेट बताना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसने ये प्रिंसिपल दे रखा, सॉरी, प्रिंसिपल दे रखा है, और जो लास्ट फाइनल अमाउंट है वो कितनी दे रखी है, 1348.32। तो हमें क्या बताना था कि मतलब ये किस रेट से होगा, और समय दे रखा है 2 साल, टाइम कितना है 2 ईयर। तो दोस्तों इन्होंने समय दे दिया 2 साल का, तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, ये 1200 है, ये 1348, यानी 148.32 का ब्याज मिला, कितने पे मिला 1200 पे। ठीक है, तो यहाँ से परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ से 12 एकम 12, 2, 12 दूनी 24, 4, 12 तीय 36, 12 एकम 12, 2, 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 36 7, 12 छक 72, यानी 12.36% का ब्याज मिला हमें। ठीक है, 2 साल में। ठीक है, यानी 2 साल में ब्याज कितना मिला 12.36 का। तो हमें रेट बताना था, मतलब किस रेट से हुआ, तो रेट का पता आपको, आप डायरेक्टली बता सकते हैं 6% प्लस 6%। यानी हम कैसे निकालते हैं, जो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है सेकेंड ईयर के लिए कैसे निकालते हैं, 6% रेट है, मान लो अगले साल भी 6 मिलेगी, और फिर मतलब रेट पे रेट लगता है, यानी ये 6 प्लस 6 कितना हुआ 12, और ये कितना हुआ 0.36, यानी 12.36। ठीक है, तो हमारा 6% इसका राइट आंसर था। तो हम यहाँ से हमने आइडिया मिल गया कि ये 12.36 आया है। ठीक है, और 12.36 कब आता है, जब 6% की रेट हो। ठीक है, तो अगर आपको ये परसेंटेज वाला चैप्टर ध्यान में है ना, तो आप ये बिना पेन उठाए क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राहुल है वो 15 किलोमीटर धारा की विरुद्ध जाता है 3 घंटे में, यानी 3 घंटे में धारा के विरुद्ध जाता है 15 किलोमीटर। ठीक है, और धारा की दिशा में 3 घंटे में जाता है 21 किलोमीटर। और हमें क्या बताना था, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी धारा की स्पीड बतानी थी। ठीक है, धारा की स्पीड निकालने के लिए, यानी स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट कैसे निकालते हैं, हमारे पास अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड होनी चाहिए, तभी हम ये निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ करंट या फिर स्पीड ऑफ बोट। ये दोनों चीज कैसे निकाल पाएंगे, जब हमारे पास अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड होगी। ठीक है, तो अपस्ट्रीम की कैसे निकालेंगे, 3 घंटे में 15 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर पर हावर, ये इसकी स्पीड आ गई 5 किलोमीटर पर हावर, और यहां से कितनी आई 7 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो अब हम कैसे निकाल लेंगे, स्पीड ऑफ करंट कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ो और 2 से भाग करो, कितना आया 5 और 7 12, 12 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या आ गई स्पीड ऑफ बोट, और दोनों को माइनस करके 2 से भाग करेंगे तो स्पीड ऑफ करंट आएगा, दोनों को माइनस करेंगे 7 - 5,
दो दो को दो से डिवाइड करेंगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो स्पीड ऑफ करंट है वो तो कितनी आई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्पीड ऑफ बोट कितनी आई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमसे क्या पूछा था, धारा की स्पीड, यानी जो हमारा आंसर था वो कितना था, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रिएक्टेंगल। एक रिएक्टेंगल है, ठीक है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है। लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है, 6 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना था, लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है, यानी डायगोनल की लेंथ बतानी थी। ठीक है, तो आप आसानी से बता सकते, क्योंकि ये एंगल कितना का होता है, 90 डिग्री का, और ये क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ठीक है, यानी ये 8, ये 6, और 90 के सामने कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 6, 8 और 10। ठीक है, दो साइड अगर 6 और 8 है तो तीसरी साइड 10 होगी। किस केस में, राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, सरफेस एरिया दे रखा था हमें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमें क्या बताना था, वॉल्यूम बताना था। तो दोस्तों जो एरिया होता है स्फीयर का वो क्या होता है, एरिया क्या होता है, 4 पाई r²। ठीक है, यानी 4 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 r² इज इक्वल टू 154। ठीक है, तो यहां से सोल्व करेंगे कितना आएगा, 22×7 = 154, यानी r² किसके इक्वल आएगा, 7 × 7 डिवाइड में 4। ठीक है, तो r की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, 7/2। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी r की वैल्यू। ठीक है, और हमें क्या निकालना था, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 r³ यानी रेडियस का क्यूब। रेडियस का क्यूब कितना आया, 7/2, 7/2 और 7/2। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 2 दूनी 4 कैंसिल, 2 11। ठीक है, तो यहां से सोल्व करेंगे कितना आएगा, 11 सत्ते 77, 77 सत्ता इंटू 3। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, 7 यानी 539/3। तो ये क्या आ गया, हमारा वॉल्यूम आ गया। ठीक है, यानी एरिया दे रखा था, और एरिया का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई r²। ठीक है, यहां से हमें r की वैल्यू निकाल ली, और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r³। ठीक है, मतलब जो स्फीयर होता है ना उसमें सिर्फ रेडियस ही होता है एक पैरामीटर। अगर आपके पास रेडिया तो आप एरिया और वॉल्यूम में से कोई भी चीज आसानी से निकाल सकते हैं। तो एरिया से हमने रेडियस निकाल लिया और वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ए की वैल्यू दे रखी है 1/√6 माइनस √5। ठीक है, और हमें निकालना क्या था, a² + 1/a²। ठीक है, तो यहां से दोस्तों ये क्या होता है, देखो √6 और √5, अगर मैं आपको बताऊं इनके स्क्वायर में कितना फर्क होता है, √6 का स्क्वायर करेंगे 6 और 5 का करेंगे 5। ठीक है, यानी दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है। जब ऐसे नंबर हो जिनके बीच में 1 का डिफरेंस हो तो उस केस में हम उसको प्लस या मतलब ये बीच वाला साइन चेंज करके ऊपर लिख सकते हैं, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी √6 + √5। ठीक है, यानी
ये 1 के बटे में दे रखा था, तो हमने सिर्फ क्या किया, साइन चेंज किया और इसको ऊपर लिख दिया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जब इनके बीच का गैप 1 हो, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, ए स्केयर प्लस 1/a²। तो यहां से ए स्केयर कितना आया, ए का स्केयर करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ठीक है। यानी ए स्केयर की वैल्यू ये आ गई 11 प्लस 2√30, ठीक है। ये आ गई ए स्केयर की वैल्यू, ठीक है। और 1/a² की वैल्यू क्या होगी, अब देखो इसका स्केयर कितना है, 11 का स्केयर 121, और 2√30 का स्केयर कितना है, 2 दूनी 4, 4 की और 30 की करेंगे 120, यानी इनके बीच का भी गैप कितना है, 1 का। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी देखो ए स्केयर की वैल्यू क्या है, 11 प्लस में 2√30, ठीक है। और 1/a² की वैल्यू क्या होगी, 11 माइनस 2√3, ठीक है। क्योंकि हम साइन चेंज करके लिख सकते हैं अगर दोनों के बीच का गैप 1 हो, ठीक है। तो यहां से ये कैंसिल, 11 प्लस 11 22 इसका राइट आंसर था, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए कोई बात तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्वेश्चन है, फाइंड आउट द लिस्ट नंबर विच वन मल्टीप्लाई 45 गिव ए परफेक्ट स्केयर। यानी हमें सबसे छोटी संख्या बतानी थी, जब उसको 45 से मल्टीप्लाई किया जाए तो एक परफेक्ट स्केयर मिले, ठीक है। दोस्तों जो परफेक्ट स्केयर कौन से होते हैं, देखो परफेक्ट स्केयर जैसे 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, इनकी क्या खास बात होती है, इनमें है ना कोई भी नंबर रिपीट होता है, जैसे 5 गुणा 5 है, 6 गुणा 6 है, 7 गुणा 7 है, 8 गुणा 8 है, ठीक है। यानी हर नंबर 2 बार होगा तभी तो ये परफेक्ट स्केयर बना, ठीक है। तो हमें क्या बताना था, 45 को किससे मल्टीप्लाई करे कि ये परफेक्ट स्केयर बन जाए। देखो 45 क्या होता है, हम इसको सबसे पहले है ना प्राइम नंबर में तोड़ते हैं। प्राइम नंबर में कैसे तोड़ा, इसको 3 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 3 पंजे 15, 15 3 45, ठीक है। और हमें क्या बताना था कि इसको किससे किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्केयर बन जाए, ठीक है। देखो ये 3 और 3 है, ये तो डबल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसको एक 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्केयर बन जाएगा। यानी देखो ऐसे ये एक परफेक्ट स्केयर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर नंबर डबल में होगा तभी तो परफेक्ट स्केयर बनेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या था हमारा 5। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं 45 पंजा कितना होता है 225, और 225 क्या है, एक परफेक्ट स्केयर है, ठीक है। 225 किसका स्केयर होता है, 15 का। आपको है ना 1 से लेकर 30 तक स्केयर टिप्स पे होने चाहिए अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 125 दे रखा है, ये बताना था इसको 11 से भाग करने पे कितना शेष बचेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, आपको देख के डरना नहीं है। 2 की पावर 125 दे रखा है और इसको 11 से भाग करना है, ठीक है। 11 से भाग करने के लिए हमें तो सबसे पहले क्या करना है, एक ऐसे नंबर तक पहुंचना है जिसका हम जो 11 का स्टेंजा में आता है, ठीक है। जैसे 11 33 होता है, तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 125 को हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। 2 की पावर 5 कितना होता है 32, लेकिन ये कितना है 11 का स्टैंजा में सिर्फ 33 आता है, तो यहाँ पे कितना बचा -1। अगर हम 11 से भाग करेंगे 32 को तो कितना बचेगा, -1 बचेगा, क्योंकि 33 वो होता है, 33 11 के स्टैंजा में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा -1 कहो या फिर आप 10 कहो, एक ही बात है, ठीक है। 11 दूनी 22, 22 और 10 32, यानी यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचता है 10, या 10 कह सकते हो या फिर -1 कह सकते हो, एक ही बात है, ठीक है।
तो यहाँ पे पावर कितनी है 25, -1 की पावर 25 करेंगे तो कितना आएगा -1 ही आएगा। ठीक है, और -1 रिमाइंडर कभी हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसको कैसे निकाल देंगे, 11 में से -1 गया कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, तो आपका जो रिमाइंडर था वो कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। ए ट्रेन लीव दिल्ली, दिल्ली से चलती है 4:10 पे। ठीक है, और अलीगढ़ पहुंचती है 7:25 पे। ठीक है, तो एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। तो हमें क्या बताना था, डिस्टेंस बताना था दिल्ली से अलीगढ़। यहाँ पे कितना समय लगा, 4 से मतलब 3 घंटे और 15 मिनट, यानी जो ट्रेन ने समय लिया वो कितना लिया 3 घंटे 15 मिनट, और जो स्पीड है वो कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इंटू टाइम, 40 3 घंटे में कितना 120, और 15 मिनट में कितना, 15 मिनट क्या होता है 1 घंटे का चौथा हिस्सा, तो इस डिस्टेंस का भी चौथा हिस्सा यानी 10, यानी 120 और 10 130। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी आई 130 किलोमीटर आई। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन था, और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो एचएसएससी ने किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, ए किसी काम को 18 दिन में करता है। ठीक है, और बी उसी काम के आधे को, मतलब उसी काम को ए से आधे समय में करता है, यानी बी कितने समय में करेगा 9 दिन में, ए ने कितने दिन में किया 18 दिन में। ठीक है, तो हमें क्या बताना था, जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो वो एक दिन में कितना हिस्सा काम कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेना आपने एलसीएम, एलसीएम कितना आया 18। ठीक है, तो यहाँ पे पर डे कितना काम किया ए ने 1 यूनिट, और बी ने कितना किया 2 यूनिट। ठीक है, और दोनों ने मिलके, ए ने और बी ने मिलके एक दिन में कितना काम किया 3 यूनिट, यानी 18 में से 3 यूनिट काम उन्होंने एक दिन में कर दिया। तो हमें यही बताना था कि पर मतलब एक दिन में वो कितना हिस्सा काम करते हैं, यानी 3 हिस्से काम किया, किसमें से 18 में से। ठीक है, तो यहां से कितना आया 1/6, यानी उन्होंने 1/6 काम को एक ही दिन में कंप्लीट कर दिया, और हमें यही बताना था। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी आसान था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। ठीक है, कोई भी पर्सन है वो अपनी कार को 8 सही 1/2 प्रॉफिट पे बेचता है। ठीक है, और अगर वो इसको 20,000 ज्यादा में बेचता, 20,000 ज्यादा में बेचता, तो उसको जो प्रॉफिट होता वो 21% होता। ठीक है, यानी उसने मान लो कोई भी सेलिंग प्राइस है उस पर बेची और उसको 8.5% का प्रॉफिट हुआ। अब ये बोलता है कि अगर वो 20,000 ज्यादा में बेचता तो उसको 21% का प्रॉफिट होता। ठीक है, यानी अब आप देखो इन दोनों में प्रॉफिट का कितना फर्क है, यहां फर्क है 12 सही 1/2% का, यानी 12.5%। प्रॉफिट का फर्क कितना है 12.5%, और जो वैल्यू है उसका फर्क कितना है 20,000 का, यानी जो 12.5% की वैल्यू है वो किसके इक्वल हुई 20,000 के। और जो हम कॉस्ट प्राइस है उसको 100% मान के चलते हैं, और हमें 100% की वैल्यू निकालनी थी, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। ठीक है, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100% आएगा, और इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1,60,000। ठीक है, यानी 20,000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,60,000 हमारा जो आंसर था वही यही था। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन था। कोई भी ट्रायंगल दे रखा है, देखो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, ए डी बी ई सी एफ क्या है मीडियन है, ए डी
BE और CF, ठीक है, ये क्या है, मीडियन है। और ये किसी पॉइंट पे काटते हैं, उसको क्या है, जी, जी मतलब सेंट्रोइड, ठीक है। तो हमें पूरे ट्रायंगल का एरिया दे रखा है, पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना दे रखा है, 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या बताना था, BDGF, यानी BDGF मतलब इस पोर्शन का एरिया निकालना था हमें, ठीक है। जो शेडेड वाला पोर्शन है इसका एरिया निकालना था। दोस्तों जो जो मीडियन होती है ना, देखो ये मीडियन है, AD मीडियन है। जो मीडियन है ना, इसको दो इक्वल पार्ट में बांटते हैं, यानी एरिया भी इक्वल होगा, ठीक है। यानी इसने दो भाग में बांट दिया। अब इस मीडियन ने क्या किया, इसने भी दो भाग में बांट दिया। और इस मीडियन ने क्या किया, इसने भी दो भाग में बांट दिया। अब देखो 1 2 3 4 5 और 6 भाग हो गए इस ट्रायंगल में। और ये 6 के 6 भाग क्या है, इक्वल है, यानी तो इनका एरिया भी इक्वल होगा। यानी एक पार्ट का एरिया सभी का इक्वल मतलब इक्वल है। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना दे रखा है, 36। यानी जो 6 भाग है उनका एरिया कितना है, 36। और हमें क्या निकालना है, दो दो पार्ट का एरिया पूछा था। 6 भाग का एरिया कितना, 36, एक का कितना हुआ 6 और दो का कितना हुआ, यानी दो पार्ट है यहाँ पे, ये दो पार्ट का एरिया कितना हुआ, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो हमारा आंसर था वो कितना आया, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर हमसे ये पूछा होता, मान लो ये पूछा होता AG, ये D था, ये C था, ठीक है। अगर ये भी पूछा होता तो हम आसानी से बता सकते थे, यहाँ भी दो पार्ट है और दो पार्ट का एरिया कितना होगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि एक का कितना 6, दो का कितना होगा 12, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखने में काफी आसान है। 9 की पावर x इक्वल है 243 11, ठीक है। यानी इसको सिंपल भाषा में लिखूं तो क्या होगा, 9 की पावर x इक्वल है 243 की पावर 1/11, ठीक है। तो हमें क्या यहाँ से क्या बताना था, x की वैल्यू बताना था, ठीक है। अगर कोई भी दो पावर हमें इक्वल करनी है तो उसमें सबसे पहले क्या, या तो बेस इक्वल हो, यानी जैसे 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 8 है, मतलब या तो हमारे पास ये चीज इक्वल होनी चाहिए तभी हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, या फिर ये पावर इक्वल हो तब हम उनको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पे देखो ये कितना है, 3 की पावर में देखे इसको, ये क्या है 3, 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और x तो x है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 3 की पावर 5, ठीक है, ये 3 की पावर 5 है। और यहाँ पे कितना है, 1/11। देखो यहाँ पे ये भी 3 की पावर है और ये भी 3 की पावर है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे। यहाँ पे कितना है 2x और यहाँ पे कितना है 5/11, ठीक है। तो यहाँ से x क्या आएगा, 5/22, दो मतलब डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5/22, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। अगर आपको कोई भी एडवाइस देनी है कि मतलब आपको कैसे क्वेश्चन चाहिए, हार्ड क्वेश्चन चाहिए या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।